न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं वो पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम समझना होगा, है ना। मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मोशंस की क्वांटिटी जो एक बॉडी पोजेस करती है, मूविंग बॉडी पोजेस करती है, वो मोमेंटम कहलाता है। सिंपल शब्दों में क्या है, ये हमें बताता है कितना डिफिकल्ट है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना। और मोमेंटम दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास और आपकी स्पीड पे। बस इतना समझ लो, मोमेंटम जनरली आपको ये बताएगा कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है या क्या चीज लगेगी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। मोमेंटम का इसलिए फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना। मोमेंटम अब देखो समझ लो, एक बॉडी या एक मोशन में कितना क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु थी, उसका वजन 5 किलो था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो अब कोई चीज मूव कर रही है और सेम यहीं पे एक चीज और मूव कर रही है 1 किलो की 10 मीटर की स्पीड पे, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे। तो एक चीज 10 मीटर पर सेकंड स्पीड और एक ये, और दोनों का अपना वेट अलग है। तो दोनों जब मूव कर रही है ना, तो वो अपने साथ कोई ना कोई मोशन कैरी कर रही है, मूवमेंट कैरी कर रही है। दोनों की स्पीड सेम है लेकिन दोनों के वेट थोड़े अलग अलग हैं। तो वो दोनों अपने अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम लेके चल रही है, यानी कि मोशन क्वांटिटी को कैरी कर रही है। कोई भी वस्तु, जैसे 5 किलो की कोई वस्तु है और 1 किलो की कोई वस्तु है, वो मूव कर रही है। 5 किलो की कोई वस्तु है, कोई मूव कर रही है। तो जो मूवमेंट है ना उसकी, समझ रहे हो, वो जो मूवमेंट है उसकी मेरे भाई, वही मोमेंटम कहलाता है। वो जो मूवमेंट है वही मोमेंटम कहलाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में, अगर कोई सामने आप चीज देख रहे हो, इसको, इस वाली बात को छोड़ो, है ना, इस वाली चीज को बस इतना समझ लो, जो भी एक मूविंग बॉडी है अपने साथ जितने भी क्वांटिटी लेके वो मूव कर रही है, वही उसका मोमेंटम है। कोई पूछे मोमेंटम क्या है, तो कितना मोशन का क्वांटिटी एक पर्टिकुलर बॉडी कैरी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरा वजन और मेरी स्पीड, दिस इज मोमेंटम, कितना मैं मोमेंटम कैरी। जैसे कभी कभी आप खेलते देखते ना कि मोमेंटम प्राप्त कर लिया इन्होंने, मोमेंटम बना लिया इन्होंने, तो पहले स्लो भागता है फिर तेज भागता है, या ट्रेन भी पहले स्लो भाग रही है फिर तेज भाग रही है, तो मोमेंटम कैरी कर रही है अपने साथ, मोमेंटम। तो मोमेंटम होता कुछ नहीं है, जो भी एक बॉडी अपने साथ कितना मोशन कैरी कर रही है, दैट इज मोमेंटम। फॉर एग्जांपल मेरा वजन मान लो 80 किलो है और राइट नाउ माई स्पीड इज 0, बैठा हुआ आराम से, तो माई मोमेंटम विल बी, कुछ है ही नहीं मोमेंटम, क्योंकि मोशन के साथ साथ मैं वेट कैरी कर रहा हूं, बट मोशन ही कैरी नहीं कर रहा ना, मतलब मूवमेंट ही नहीं कर रहा। लेकिन आप सामने वॉक कर रहे हो, तो आपकी क्या स्पीड है और आपका क्या वेट है, वो डिस्क्राइब करेगा मोमेंटम। ये बताओ, एक बंदा, जैसे अब देखो मोमेंटम का डायरेक्ट हमने वैसे फॉर्मूला पढ़ ही लिया, इसलिए जो मोमेंटम होता है ना वो डिपेंड करता है, मोमेंटम को ऐसे पी दे रखा है, पी मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब आपका कितना वजन है और आपकी कितनी स्पीड है। सर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई 30 किलो का बंदा है और वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रहा है, तो हम उसका मोमेंटम पता लगाते हैं। तो 30 किलो का वजन है, मास, और मेरे भाई अपना क्या कहते हैं 10 की स्पीड है, तो उसका मोमेंटम फॉर एग्जांपल 300 हो जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अभी क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहे, यूनिट पे नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। वही एक 25 किलो का बंदा और वो मान लो अपना 8 की स्पीड से, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 एंड 2, इसका 200 का मोमेंटम है। एक बंदे का मोमेंटम ये था, दूसरे का मोमेंटम। तो आप कहोगे भैया अगर किसी का वेट ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है तो उसका मतलब वो ज्यादा मोमेंटम प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं कहूं भाई मैं अभी बैठा हूं, मेरा जो मास है, वेट है, वो फॉर एग्जांपल 80 केजी है। मास वैसे अलग चीज होती है, बस मान लेते हैं चलो अजम्पशन के लिए, और स्पीड मेरी 0 है। मैंने कहा मोमेंटम पता लगाओ, तो भैया मास की जगह आप क्या लिख दोगे 80, स्पीड की जगह क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास कोई मोमेंटम ही नहीं है, अभी मैं 0 मोमेंटम लेके बैठा हूं, समझ रहे हो। या फिर कोई इंसान
2 किलो का वजन है और स्पीड उसकी 10 है। कोई इंसान 5 किलो का वजन है लेकिन 5 की स्पीड है, तो हम पता लगाना चाह रहे हैं कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो 20 का मोमेंटम और 25 का मोमेंटम। तो अब ये बताओ कि वो बंदा मोशन तो कर ही रहा होगा ना, 10 की स्पीड से भाग ही रहा होगा, और उसके पास कितना वेट है, कितना वो मूवमेंट कैरी कर रहा है, यही तो मोमेंटम होता है। तो आपसे पूछे मोमेंटम है क्या, तो आपको पहले ये बोलना है कि मोमेंटम कुछ नहीं है, एक कितना मोशन हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, कितना मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो मोमेंटम कहलाता है। समझ रहे हो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मोमेंटम यानी कि 2 चीजों पे डिपेंड करा ना, एक तो आपका मास क्या है और एक आपका स्पीड क्या है। तो ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ज्यादा मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल 2 जने थे, दोनों का मोमेंटम निकालना है, फॉर्मूला मास इनटू स्पीड होता है। एक का वजन 25 किलो था, एक का वजन 26 किलो का था, और दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, 10 की और 10 की, तो इसका मोमेंटम 250 हो जाएगा और इसका मोमेंटम 200। इसका मतलब अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड सेम है तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है। समझ रहे हो? तो लेकिन अगर हम बात करें जो ज्यादा फास्ट है, अगर मास दोनों का सेम है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर दोनों का मास सेम है और किसी की स्पीड 10 है और किसी की स्पीड 20 है, तो इसका मोमेंटम 250, इसका मोमेंटम 500। यानी कि अगर मास सेम है तो मोमेंटम फिर स्पीड पे मैटर करेगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी चीज जीरो हो गई तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, है ना। बाकी देखो क्या बोल रहा है, मोमेंटम जीरो हो जाएगा जब बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्पीड जीरो है। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपके मन में सवाल आ जाएगा, भैया ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो आपको वो पता चलेगा मोशन से, यानी कि मोमेंटम डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती है, ठीक है ना। बाकी ज्यादा मोमेंटम तो उसका चांस क्या होगा कि या तो ज्यादा स्पीड, ज्यादा मास और दोनों ही ज्यादा, तो ज्यादा मोमेंटम आएगा। और रोजाना जिंदगी में अगर हम एग्जांपल पढ़े मोमेंटम के, तो एक क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल की बात कर रहे हैं। कहता है क्रिकेट की बॉल जो होती है ना वो हैवी होती है टेनिस बॉल से, तो दोनों को अगर आप सेम स्पीड पे थ्रो करोगे तो किसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा। तो सोचो दोनों को सेम स्पीड पे फेंका तो किस पे ज्यादा मोमेंटम होगा, कौन अपने साथ ज्यादा मोशन कैरी कर रहा होगा, कौन ज्यादा तेज लगेगी, क्रिकेट वाली बॉल। क्यों? क्योंकि वो ना अपने साथ मोमेंटम ज्यादा लेके बैठी है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मास, है ना, वही चीज। तो अगर मान लो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा अगर आप क्रिकेट बॉल को रोकना चाहते हो, तो रीजन क्या है इसका? तो देखो फोर्स तो भैया सिंपल सी चीज है ना, फोर्स ना डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके मोमेंटम पे। मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो डिपेंड करेगा आपके मोमेंटम पे। मतलब समझ नहीं आया? देखो समझ, क्रिकेट बॉल की बात करते हैं और टेनिस बॉल की बात करें। क्रिकेट बॉल का फॉर एग्जांपल मान लो 5 वजन है और इसका वजन है मान लो 2, और इसको 10 की स्पीड से दौड़ाया, इसको 10 की स्पीड से, तो आप कहोगे भैया क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज्यादा है, 50 का मोमेंटम है, और मेरे भाई इसका मोमेंटम जो है वो 20 का है। किसका ज्यादा मोमेंटम है? क्रिकेट बॉल का। इसका मतलब अगर मान लो कल को ये मोशन में आई तो किसकी स्पीड या किसका मोमेंटम, कौन ज्यादा हैवी पड़ सकती है हमारे मोमेंटम के अकॉर्डिंग? आप कहोगे क्रिकेट की बॉल। इसका मतलब जो आपको कल को किसी इन दोनों बॉल को रोकना पड़े तो किसके लिए ज्यादा फोर्स लगाओगे? आप कहोगे भैया क्रिकेट की बॉल, इसका तो मोमेंटम ही कम है, इसके लिए तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे भाई। बस इतनी सी तो बात। लेकिन 2 क्रिकेट बॉल सेम मास लेकिन दोनों की स्पीड अलग हो। मान लो कह रहा है अगर 2 क्रिकेट बॉल है, अब देखो दोनों ही क्रिकेट बॉल है, यानी कि दोनों क्रिकेट बॉल है, उनका मास सेम है, लेकिन एक को ज्यादा स्पीड से फेंका और एक को कम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दोनों लेदर की बॉल लाया, मैंने आप सबके हाथ में फेंकी, मैंने जब एक लेदर की बॉल ऐसे आराम से यूं फेंक दी, तो आप उसका मास तो सेम है लेकिन उसका स्पीड मैंने क्या करा, नॉर्मल कम स्पीड रखा, आप आराम से पकड़ लोगे, ज्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने एकदम से तेज फेंक दिया आपको, तो आपको क्या भैया सेम मास तो अभी भी सेम है लेकिन अब स्पीड बढ़ा दी आपने, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। समझ रहे हो? अगर मान लो मैंने एक आराम से यूं बॉल फेंकी ऊपर ऐसे हवा में, मैंने कहा जाओ शू कैच करो, तो आप क्या करोगे? आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखो इस चीज में, ऊपर फोर्स लगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसका मास है और मास के अकॉर्डिंग मैंने उसको ऊपर छोड़ दिया, जाएगा जितना भी दूर, जितना फोर्स लगाया उतना दूर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा बहुत तेजी से, फिर आपको रोकने का कोशिश करना है उसको, तो आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे रोकने के लिए। लेकिन अगर मैंने बहुत तेज ऊपर फेंकी, जब वो नीचे आ रही होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे ज्यादा तेजी से खींच रहा होगा, जल्दी आ, तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब उसकी स्पीड ज्यादा तेज बढ़ा देगा तो उसका मोमेंटम
ज्यादा तेज होने लग जाएगा तो आपको उसको रोकने के लिए फिर समझ रहे हो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मोमेंटम ज्यादा है तो यू नीड टू कीप मोर फोर्स, ठीक है ना, टू एक्ट ऑन इट। ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा स्पीड, ज्यादा फोर्स चाहिए। और हैवी ऑब्जेक्ट जैसे ट्रक है तो उनके पास ज्यादा मोमेंटम हो सकता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि उनका वजन ही बहुत ज्यादा है ना। तो इससे तो क्या होता है, जैसे मान लो अगर वो एक पर्सन को हिट कर जाए तो इंजरीज और डेथ हो सकती है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक बुलेट, ठीक है ना, छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं जैसे कि बुलेट। आपको पता है बुलेट एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है ना, समझ रहे हो। तो बुलेट तो बड़ा छोटा दिखाई देता है और हल्का भी होता है, उसका मास बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम सिर्फ मास के बारे में सोचेंगे तो वो हमें बड़ा हार्मलेस दिखाई देगा, लगेगा बुलेट से किसको लग सकती है, तो यही तो सोचेगा। लेकिन स्पेशल चीज उसकी क्या है कि जब उसको फायर करते हैं ना तो उसकी स्पीड बहुत मैटर करती है। और हमें पता है मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। अब मैं पूछता हूँ इसका फॉर्मूला बताओ, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो भाई अब मास तो कम है लेकिन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, तो इस चीज से मैटर करेगी। कह रहा है जब भी एक बुलेट हिट करती है टारगेट को, जैसे कि वॉल, लकड़ी या इंसान को, तो वो इंस्टेंटली रुकनी चाहिए। इसका मतलब उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है बड़ी हाई वैल्यू से जीरो पे बड़े छोटे टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, बंदूक यहां से चलाई, इस दीवार को हिट करी, जैसे इस दीवार को हिट करेगी तो आपको पता है कि इतनी ज्यादा स्पीड थी और उसको जो रोकने के लिए जो जगह है वो बहुत ज्यादा कम जगह मिली है या बहुत कम टाइम मिला उसको रुकने के लिए इतनी ज्यादा स्पीड पे। तो इस वजह से ना उसको जो एकदम से सडनली रोका तो इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज्यादा पड़ा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम उसका बहुत ज्यादा था और मोमेंटम आप शिफ्ट करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज द मोमेंटम। दैट इज वाई, इसीलिए जो बुलेट होती है डिस्पाइट भले उसका छोटा साइज हो लेकिन वो एक सीरियस डैमेज और इवन मौत तक कर सकती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बड़ा मोमेंटम बन जाता है और एकदम से जैसे उसको रोकते हो आप तो वो मैसिव इंपैक्ट आपको लाके छोड़ता है। जैसे कराटे, तो जब भी एक कराटे प्लेयर जो है वो स्ट्राइक करता है स्टैक ऑफ टाइल्स, तो आप देखते हो ना तोड़ देते हैं ना, मतलब तो उसका हाथ बड़ा ही फास्ट मूव करता है, बॉडी फास्ट वेलोसिटी होती है। और जो हाथ का मोमेंटम होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर भी, कितना वजन लगा रहा है और कितनी स्पीड है। जब भी हाथ हिट करता है टाइल्स को तो उसका मोमेंटम जो होता है ना वो कम हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। मोमेंटम जीरो क्यों होता होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज बहुत तेज खींच के यहाँ पे मारी, जब मैंने इसको खींच के मारी तो इस पर क्या डिपेंड करेगा, इसका वजन और इसकी स्पीड, दोनों मैंने जब फेंकी तो दीवार को टकराएगी, दीवार को टकराएगी तो दीवार ने क्या काम करा, इसका मोमेंटम जीरो करने का काम करा, रोकने का काम करा, इसको एकदम से रोकने। तो वो सडनली जब एकदम से रोकता है तो मेरे भाइयों क्या कह रहा है कि उसका जो मोमेंटम है वो रोकने की कोशिश करी, जीरो करने की कोशिश करी, और वो एकदम से जो बदलाव आया मोमेंटम के अंदर वो बहुत ज्यादा बदलाव, बड़ा फोर्स नजर आया और वो सफिशिएंट था कि वो किसी भी टाइल्स को तोड़ सके। जैसे ये बंदा पूरी जान लगा रहा है, अगर इसके रास्ते में मान लो कोई वो नहीं आती, टाइल्स नहीं होती, तो इसका हाथ नीचे चला जाता ना बड़े आराम से, ये खुद ही रोक देता अपना हाथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ टाइल्स थी तो इसका हाथ रोकने की कोशिश करी उसने, तो इसलिए जो इसके हाथ का मोमेंटम था वो रिड्यूस करके जीरो लाने की कोशिश करी, जिस वजह से किस सरफेस ने, इस टाइल्स के सरफेस ने जीरो लाने की कोशिश करी, जिस वजह से ये टाइल्स ब्रेक हो गई। समझ रहे हो? क्रिकेट बॉल हिटिंग अ बैट्समैन, एक क्रिकेट की बॉल जो बैट्समैन को हिट कर रही है, उसकी बात है। अगला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, क्रिकेट की बॉल जो है ना बैट्समैन को जब हिट करती है, तो अब आप समझ रहे होगे फास्ट बॉल अप्रोच करती है बैट्समैन की तरफ और हाथ जो होते हैं वो भी स्टिल हैं। तो जो बॉल है उसके पास अच्छा खासा मास होता है लेकिन स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड अच्छी खासी ज्यादा होती है, जिस वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। जब भी एक बैट्समैन को हिट करेगी आपको पता है मोमेंटम एकदम से रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और जीरो बन जाएगा। और जैसे वो हाथ के कांटेक्ट में आएगी, मतलब कम्स इन अ कांटेक्ट ऑफ हैंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और सडनली एकदम से हम उसको रोकते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स हमें हाथ में चाहिए जो हमारे को पेन और इंजरी करता है। जैसे आपने कभी देखा है जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बॉल आ रही है और हमें कैच करनी है, या गुब्बारे की भी मैं बात करता हूँ, पानी वाला गुब्बारा जब भी आप कभी कैच करते हो तो जैसे हाथ ऐसे रखो, ठीक है, और बॉल आती तो टन ऊपर करके पलट जाती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अपना जो सरफेस है ना उसको बिल्कुल ऐसे रखा तो वो हिट करा आपके सरफेस को, और हिट करके उस पर डैमेज, आपको चोट भी लग जाती है, कभी कभी होता है ना। तो वो सेम मोमेंटम की वजह से हुआ, चेंज इन मोमेंटम। हैंड मूव्ड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग, लेकिन जब भी आप कैच पकड़ते हो तो आपका हाथ ना जैसे कैच पकड़ते हो, जैसे इस तरीके से कर रहे हैं तो पीछे जाएगा, या इस तरफ से करते हैं तो थोड़ा पीछे जाए, जैसे हाथ में आई तो लोग उसको थोड़ा पीछे करते हैं ऐसे हाथ, जैसे कैच आती तो सामने से कैच आ रही है तो ऐसे करेंगे थोड़ा सा, मतलब उसको यहीं नहीं रखेंगे, ऐसे हाथ आई और यहीं रख रखा है, हटाएंगे नहीं, टाइट पकड़ के रखेंगे
तो आएगी टकरा के बाउंस बैक करके चली जाएगी। उसका मोमेंटम आप देखो, समझो आप किसी भी स्पीड का या किसी भी वजन वाली चीज का जो मोशन में है उसका मोमेंटम चेंज करना चाहते हो, तो जब भी आप उसका मोमेंटम चेंज करना चाहते हो आप क्या करोगे, आप उसका मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं ला सकते, है ना। मान लो सामने कोई चीज आ रही है, उसको मोमेंटम एकदम से जीरो ला दोगे, नहीं आएगा। अगर छोटी चीज है तो आप जल्दी से रोक सकते हो, उसको कर सकते हो। जब कोई भी चीज बहुत तेज से आ रही है तो आप उसका मोमेंटम एकदम से नहीं लाते, आप क्या करते हो, जैसे वो आपके सरफेस से टकराती है तो आप अपना हाथ पीछे करते हो, थोड़ा सा उसको और मोशन देते हो ताकि वो अपना मोमेंटम जल्दी से आराम आराम से स्लोली स्लोली जीरो ले आए और आपके सरफेस को डैमेज भी ना पड़े। जो चीज अभी मैं समझाने वाला हूं इसमें ध्यान से देखना। तो क्या बोलने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक बैट्समैन है, उसने अपना हाथ पीछे करा जब भी उसने कैच पकड़ी, तो इससे हुआ क्या ना, उसको रोकने का टाइम ज्यादा मिल गया एज कंपेयर टू नॉर्मल हाथ पकड़ रखा, बॉल आई टन नीचे गिर गई, लेकिन जैसे उसने हाथ नीचे करा नीचे करा नीचे करा और फिर आराम से कैच पकड़ी। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, स्लोली स्लोली, इंस्टेड ऑफ सडनली बिकम जीरो। एकदम से जीरो नहीं होता, मोमेंटम को स्लोली स्लोली धीरे धीरे रिड्यूस होना पड़ता है। जब भी आपने हाथ पीछे की तरफ करे तो जो सेम मोमेंटम है ना उसने लंबे समय तक उसको लॉन्ग इंटरवल में रोकने की कोशिश करी। ज्यादा टाइम मतलब स्पीड कम होने में ज्यादा आपको टाइम मिल गया उसको स्पीड को स्लो करने में, और इस वजह से आपका जो फोर्स है ना जो हाथ पे लग रहा है वो धीरे धीरे कम होता गया और जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे खोता गया, जिससे आप कैच सेफली और इंजरी को बचाते हुए पकड़ते गए। जैसे मान लो एक नॉर्मल बंदा है, उसने जब पकड़ा यहाँ पे, तो पकड़ने के बाद देखो उसने अपने हाथ को पीछे लिया और पीछे लिया, फॉर एग्जाम्पल और पीछे लिया। तो इसमें हुआ क्या, ये इसलिए करा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से अगर इसी सरफेस को टच करेगी तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है और कैच नहीं हो पाएगी, वो ज्यादा फोर्स लगेगा, भारी लगेगी बॉल। लेकिन जैसे उसी चीज को अगर आप आराम से पकड़ के अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे लाओगे तो आप उसका मोमेंटम का जो स्पीड है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि मोमेंटम एकदम से सडनली डज नॉट बिकम जीरो, इट स्लोली ग्रेजुअली इट स्लोली बिकम्स जीरो, है ना, या इट स्लोली रिड्यूस, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ पे चलते हैं जो पूरा बेस्ड करता है हमारे मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसपे हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है बेटा। इस प्रीवियस एग्जांपल से हमने एक चीज नोटिस करी है कि जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स का प्रभाव पड़ेगा, है ना। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, जैसे हमने पढ़ा कोई चीज बहुत ज्यादा मोटी हो और बहुत ज्यादा स्पीड से भी आ रही हो तो वो हिट कर सकती है, लेकिन कोई चीज जिसका वजन भी कम हो और उसका स्पीड भी कम हो तो वो हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि मोमेंटम कम है। शॉर्टर द स्टॉपिंग टाइम ग्रेटर द फोर्स। और आपने एक और चीज पढ़ी, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना, ठीक है। ज्यादा मोमेंटम है अगर, तो आपको पता है ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है फोर्स का। कोई चीज है, मैंने ये नॉर्मली आपके यहाँ फेंक दिया ऐसे, तो क्या होगा, तो क्या कहते हैं, आपको थोड़ा बहुत चोट लग जाएगी हल्की फुल्की, लेकिन यही मैंने ताला उठाया और यूं फेंक के मार। लेकिन अगर किसी को लगा, क्या होगा भाई, ज्यादा इंजरी हो सकती है। किस वजह से, मास की वजह से, है ना, मास की वजह से। तो इसका मतलब मेरे भाई ज्यादा मोमेंटम आएगा इसमें। अब ज्यादा मोमेंटम आएगा तो इम्पैक्ट जो होगा ना फोर्स का, जब भी आपको टकराएगा तो आपका जो फोर्स जा रहा है इसका मोमेंटम, उस पर आपको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इस वजह से द शॉर्टर द स्टॉपिंग टाइम टू कम एट रेस्ट, मतलब अब इसके बाद देखो ध्यान रखना, मतलब जो भी छोटा टाइम होता है उसको रोकने का, वो उसके लिए उतना ज्यादा फोर्स लगता है। मतलब जितना शॉर्टर टाइम होगा उसको रोकने का, रेस्ट पे लाने का, तो आपको उसको ज्यादा फोर्स लाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज आ रही है बहुत ज्यादा तेजी से, और जैसे मान लो एक कागज रखा मैंने सामने और एक उसके सामने मैंने एक ब्लैंकेट रख दिया, एक जगह कागज और एक जगह ब्लैंकेट, और मैंने एक पत्थर मारने की कोशिश करी, कागज को फाड़ जाएगा लेकिन ब्लैंकेट को नहीं फाड़ पाएगा। ब्लैंकेट में क्या होगा, जैसे ब्लैंकेट पाएगा ये थोड़ा पीछे होगा ब्लैंकेट, लेकिन फिर वो पत्थर नीचे गिर जाएगा। दोनों केस में मोमेंटम, हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मोमेंटम सेम है। अगर हम कागज की बात करें तो कागज में एक चीज थी कि जो फोर्स था ना वो इम्पैक्ट पड़ने के लिए इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था, वो उसे झेल पाए, इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। लेकिन ब्लैंकेट के पास ये एबिलिटी थी कि वो उस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सके और जल्दी से झेल सके। जितना कम टाइम है अगर आपके पास उसको रोकने का, उतना ज्यादा फोर्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल सामने बहुत ज्यादा बड़ी चीज आ रही है मेरे पास, ठीक है ना, और मुझे डर लग रहा है उसको रोकने, मुझे लग रहा है मुझसे टकराना जाए कुछ भी हो, तो मुझे लग रहा है कि इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर टाइम कम है तो। लेकिन अगर मेरे पास उसको रोकने के लिए टाइम ज्यादा है
तो मैं कम फोर्स से भी काम चला सकता हूँ उसको रोकने के लिए। सामने आराम आराम से कोई चीज आ रही है और है भारी वजन की, थोड़ी ठीक ठाक वजन की, उसको मैं 2 सेकंड में रोक सकता हूँ या 5 सेकंड में रोक सकता हूँ। अगर मैं उसे 2 सेकंड में रोकूंगा तो इसका मतलब मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 5 सेकंड तक उसको रोकना है तो मैं नॉर्मल कम फोर्स लगा के भी रोक सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है ज्यादा मोमेंटम रोकना है आपको और कम टाइम में रोकना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो फोर्स से डायरेक्टली रिलेट करता है, इस बात का ध्यान रखें। फोर्स से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्टिव में कैसा चेंज हो रहा है। मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है और वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अब देखो, अगर मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम रोकने के लिए तो मोमेंटम जल्दी रुक जाएगा, लेकिन अगर मैं फोर्स कम लगा रहा हूं तो मोमेंटम जल्दी नहीं रुकेगा और एक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उसका, ठीक है ना। यानी कि मोमेंटम कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर कम फोर्स है तो मोमेंटम टाइम के साथ साथ ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। देखो कितना कम टाइम है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको, यानी कि आप कम टाइम में बदलना चाहते हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब एक तरीके से अगर आपको ज्यादा मोमेंटम दिया गया है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। बस इतना समझो, सामने से मोमेंटम आ रहा है, आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है, तो कितना जल्दी मोमेंटम चेंज करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है? स्पीड और मास पे, वेलोसिटी और मास पे। सामने से मोमेंटम आ रहा है और आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा मोमेंटम को। अगर वो मोमेंटम आपको कम टाइम में रोकना है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। कम टाइम में रोकना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मोमेंटम सामने आप देख रहे हो, कोई एक छोटी सी बॉल ऐसे आराम आराम से आ रही है तो आपको उसका मोमेंटम चेंज करना है। आप देख रहे हो कि इसका मोमेंटम ज्यादा है भी नहीं तो इसको चेंज करने में ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो मैं होल्ड करता हूँ, आराम से रोक लूंगा। सामने नॉर्मल आराम से फुटबॉल आ रही है, उस फुटबॉल को आपको रोकना है, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज करना है। अब आप डिपेंड करोगे यार ये कैसा लग रहा है, इसका मोमेंटम ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। पता चला उसका मोमेंटम कम है तो इसका मतलब आप फोर्स भी ज्यादा नहीं लगाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं। ज्यादा तेज बॉल आ रही है, अब मुझे उसको रोकना पड़ेगा, तो ज्यादा तेज बॉल को रोकने के लिए आपको टांग बड़ी टाइट करनी पड़ेगी, है ना, ताकि वो रुक जाए आराम से, है ना, आराम से बॉल पे लगे और आप उसको रोक पाओ, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो आपका फोर्स है वो डिपेंड करता है कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगाया है आपने। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग लेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स आपने कम लगाया। यानी कि फोर्स डिपेंड करता है मोमेंटम कैसे चेंज होना है या मोमेंटम कैसा है या कैसे कैसे मोमेंटम चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्स डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कैसा लगाओगे। समझ पा रहे हो? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? कहता है जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है उस पर कितना फोर्स लगा है। मोमेंटम टाइम टू टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा? सामने से बॉल आ रही है, मोमेंटम उसको रोकना है आपको, मोमेंटम चेंज करोगे कि नहीं करोगे उसका मोमेंटम? तो उसके मोमेंटम के लिए आप क्या लगाओगे? फोर्स अप्लाई करोगे। जिस तरीके का मोमेंटम होगा उस तरीके का आप फोर्स लगाओगे। आपने देखा कि जो मोमेंटम का रेट है जो चेंज हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है तो आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे क्योंकि वो रुक जाएगा जल्दी। लेकिन आपने देखा आराम स्लो स्लो मतलब क्या कहते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा डिले है, जो स्लो है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कुछ फोर्स लगाओगे। यानी कि आपका जो मोमेंटम चेंज होना है वो डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहे हो आप। आपका फोर्स डिसाइड करेगा कि मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, या फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्स डिसाइड होगा, ठीक है ना। और किस डायरेक्शन में हो रहा है, जहां पर फोर्स लग रहा है डायरेक्शन भी मैटर करेगी। तो यहां से डायरेक्ट एक प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है कि फोर्स डायरेक्ट रिलेट करता है चेंज ऑफ मोमेंटम पे, और फोर्स का फॉर्मूला आता है चेंज इन मोमेंटम बट अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि जायज बात है टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। यही तो इसकी डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ तो आप बोलना विद चेंज इन टाइम देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम एंड इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द फोर्स विल चेंज या हाउ फोर्स अफेक्ट इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोला कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो डिपेंड करता है मोमेंटम अकॉर्डिंग टू चेंज इन टाइम, मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, यही हमारा सेकंड फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन है। अब ये बना कैसे, इसका डेरिवेशन समझते हैं, यहां से फॉर्मूला समझेंगे
क्योंकि सेकंड इसका फॉर्मूला क्रिएट होगा यहीं से फोर्स का। ठीक है, ध्यान रखना यहीं से फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट होगा और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान रखना बेटा। कह रहा है मान लो एक वस्तु है जिसका मास m है और शुरुआत में उसकी स्पीड u रहेगी, तो शुरुआत में उसके मोमेंटम का फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो आप देखो, आप सबको पता ना, देखो साइड बाय साइड बनाते चल। तो शुरुआत का मोमेंटम, जैसे मोमेंटम इनिशियल आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर शुरुआत की वेलोसिटी है तो उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। मोशन वाले चैप्टर में याद है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी? इनिशियल क्या होती थी? इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की स्पीड है ना, स्टार्टिंग की स्पीड क्या है। तो अब इस केस में कह रहा है अपना इनिशियल मोमेंटम ये रहा, मास इनटू शुरुआत की वेलोसिटी। कह रहा है सपोज करो फोर्स जो है ना वो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे फॉर अ टाइम टी, सो दैट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। मतलब ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब हुआ क्या, शुरुआत में एक वस्तु की ये वेलोसिटी है, मतलब ये वेलोसिटी, और मतलब कोई चीज ऐसे पत्थर है, पत्थर आपने फेंका सामने, या बॉल है, बॉल आपने सामने फेंकी, तो बॉल का एक मास होगा, वजन होगा, और शुरुआत में आप जितनी जान लगा रहे हो वो उसकी शुरुआत की स्पीड होगी। तो आपने एक स्पीड लगा के फेंकी, या स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कोई चीज भागती हुई आ रही है तो आपने उसकी स्पीड नोट करी और उसका मास नोट करा, तो ये उसका शुरुआत का मोमेंटम है। लेकिन जैसे मान लो मैंने सामने आपको बॉल फेंकी, जब हवा में बॉल देख रहे हो तो फॉर एग्जांपल मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फिर वो किसी के हाथ में जा रही है तो किसी ने अपने हाथ में आके उसको रोक लिया, तो बॉल एक टाइम पे आपको मूविंग सिचुएशन में नजर आ रहा था, एक टाइम पे किसी के हाथ में रुका हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, उस बॉल के मोमेंटम में बदलाव आया? हाँ, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा थी, लास्ट में कम हो जाएगी, तभी तो रुक गया। तो मेरे भाई मोमेंटम चेंज होता है, तो इसलिए जो फाइनल मोमेंटम है वो मास तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन उस पर लास्ट में क्या स्पीड है वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना। और इसके बाद कह रहा है मोमेंटम में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला अगर हम पढ़ें, तो अगर मान लो मोमेंटम में चेंज की बात कर रहे हैं कि शुरुआत में क्या मोमेंटम था और बाद में क्या मोमेंटम था, तो फाइनल मोमेंटम में शुरुआत का मोमेंटम माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा दोनों में कितने मोमेंटम का बदलाव आया। स्टार्टिंग में कितना मोमेंटम था उसको माइनस कर दो, शुरुआत आखिरी में कितना मोमेंटम है। स्टार्टिंग का मोमेंटम m इंटू वी है ना, और माइनस शुरुआत का मोमेंटम m इंटू यू। दोनों में क्या कॉमन है? m कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू। लेकिन मेरे भाई इसके बाद ध्यान रखना, ये तो आपका चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन मेरे भाई अगर आप चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो उसका मतलब वो मोमेंटम तो चेंज हो रहा है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है मेरे भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। यानी कि ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप इसी का रेट बताओगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला m इंटू, बेटा इसी को ही, जो भी आपका चेंज इन मोमेंटम है इसी को टाइम से डिवाइड कर दो। बताओगे मेरे भाई ये कौन सा फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेलरेशन, जो मोशन चैप्टर में था मेरे भाई, मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यहीं से हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही हमारा फोर्स होता है। क्यों? देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको ये बात बता दिया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली रिलेट करता है फोर्स से। जो भी मोमेंटम में बदलाव आ रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना फोर्स आप लगा रहे हो। यानी कि यहाँ पे आपने पता लगाया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसको आप क्या लिख सकते हो? फोर्स, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो आगे जाके देखो क्या होगा कि जो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जो है ना वो आपका, क्योंकि देखो ये आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है और ये डायरेक्टली आपके फोर्स पे डिपेंड करेगा, तो आपका फोर्स का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पर आप इसे के कांस्टेंट यूनिट कह सकते हो। ठीक है ना, उसको छोड़ देना, बस आपका यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा इस बात का ध्यान रखना, एंड दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस चीज का। कोई दिक्कत है इस चीज में? फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, इसको स्टार्टिंग में फेंकोगे, फिर आखिरी में कहीं नजर आएगी आपको, तो स्टार्टिंग में जो भी इसका मास है और जो भी इसकी शुरुआत की स्पीड है उसका मोमेंटम बताएगा शुरुआत का, फिर आखिरी में जो आप उसको नोटिस कर रहे हो वो फाइनल मोमेंटम होगा, जिसका फॉर्मूला m इंटू वी होगा। और इन दोनों में कितना बदलाव आया वो क्या कहलाएगा? चेंज इन मोमेंटम, जिसको आप कैसे निकालोगे? आखिरी का मोमेंटम और उसमें माइनस करोगे शुरुआत का मोमेंटम, दोनों में m कॉमन है, क्या आ जाएगा? v माइनस यू। लेकिन बेटा ये तो चेंज इन मोमेंटम बता रहा है ना, लेकिन अगर आपको इसको बताना हो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि भैया
चेंज इन मोमेंटम का रेट क्या है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखोगे m इंटू, इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का होता है, तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एक तरीके से फोर्स कहलाता है, यानी कि फोर्स आपका डायरेक्टली रिलेट करता है मास इंटू एक्सेलरेशन से, जिसको आप बराबर रखोगे तो कांस्टेंट यूनिट लगा के m इंटू ए रखोगे और कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला। और जो फोर्स है वो हमेशा एक्ट करता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है। यानी कि मेरे भाई यहाँ से आप एक्सेलरेशन का भी एक और फॉर्मूला बना सकते हो, क्या, देखो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है, ए को यहीं रखो, ठीक है ना, और फोर्स के नीचे ले जाओ मास, तो फोर्स को अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। ये आपका एक और फॉर्मूला डिपेंड कर, लेकिन यहाँ से दो चीज बहुत ज्यादा निकल के आई, वो एक ध्यान रखना कि फोर्स डायरेक्ट डिपेंड करता है कितना एक्सेलरेशन है, कितना चेंज आया। मतलब भाई टाइम टू टाइम आप चेंज इन मोमेंटम ला रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, कितना फोर्स लग रहा है। जितना ज्यादा फोर्स तो इसका मतलब मोमेंटम के अंदर चेंज उतना ज्यादा, जितना कम मोमेंटम के अंदर चेंज इसका मतलब उतना कम फोर्स लगा। जैसे मान लो मैंने एक पत्थर फेंका और कागज पे, कागज को पार कर जाएगा, कागज को पार करके क्या वहीं गिर जाएगा, नहीं, थोड़ा और आगे तक जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज आएगा आपको कि भैया हाँ कागज से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है। इसका मतलब फोर्स जो था कागज का वो कम था, जिस वजह से मोमेंटम में ज्यादा चेंज नहीं आया। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई ये बात। दूसरी, इफेक्ट ऑफ मास, ठीक है ना, मतलब मास का जो एक्सेलरेशन पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम है तो वो इनवर्सली रिलेट करता है मास के अकॉर्डिंग। मतलब उतना, देखो मोमेंटम में जितना ज्यादा चेंज होगा तो मास पे उतना कम प्रभाव पड़ेगा या मास उतना कम होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा समझ लो मास जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना कम होगा, ठीक है ना। देखो अगर एक हैवियर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो लाइटर ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव करते हैं फास्टर अंडर द सेम फोर्स। तो जैसे मतलब देखो ना, एक भारी वस्तु है, आप उसको मोशन कराओगे तो वो रुकेगी, इतनी जल्दी मोशन नहीं करेगी वो, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, यानी कि उसका मोमेंटम में इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा। कोई सुपर फास्ट ट्रेन आपने देखी हो तो धीरे धीरे स्लो बढ़ती है, खींचती है उसको, या कोई भी भारी या मोटी चीज होती है कि एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, नहीं, क्यों, मास ज्यादा है तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो होता है। मास जितना ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम, जब भी मैं बात करूं एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम रिलेट करना, तो एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम उतना ही कम होता है मास जितना ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक चीज कितनी ही हल्की क्यों ना हो, पतली क्यों ना हो, तो उसका आप जल्दी से चेंज इन मोमेंटम कर सकते हैं, यानी कि उसका मास कम है उस चीज का, तो उसके अंदर जो मोमेंटम चेंज होगा एक्सेलरेशन वो मेरे भाइयों ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, बाईसाइकिल वर्सेस ट्रक। अगर आप पुश करोगे एक बाईसाइकिल को एक ट्रक को सेम फोर्स से, तो आपको पता है कि जो छोटा मास है वो जल्दी मूव हो जाएगा, ट्रक इतनी जल्दी मूव नहीं होगा, उसका बड़ा मास है, समझ रहे हो। एग्जांपल 2, फुटबॉल और स्टोन। तो फुटबॉल को अगर आप किक करोगे और स्टोन को करोगे सेम फोर्स लगा के, तो फुटबॉल तो भैया हल्की है, उड़ जाएगी हवा में, लेकिन पत्थर नहीं होगा, हल्का सा शिफ्ट होगा, समझ रहे हो। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि फोर्स और आपका चेंज इन मोमेंटम दोनों रिलेट करते हैं, ये कैसे करते हैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका मतलब फोर्स उतना ज्यादा है, या अगर आपका मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है चेंज, तो फोर्स उस पर कम लगा होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स पे। अगर आप एक चीज को ज्यादा हार्ड पुश करोगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा ज्यादा, मतलब अगर आप किसी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका चेंज इन मोशन जो है या चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, वो जल्दी स्पीड बदलेगी ना। किसी पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो किसी पे कम फोर्स लगाओगे तो कम, धीरे धीरे चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो वही सेम चीज है। एग्जांपल, जब आप एक साइकिल को आराम आराम से मूव करोगे तो वो स्लो स्लो फॉरवर्ड मूव करेगी, उसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन जब ज्यादा फोर्स लगाने लग जाओगे तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तेज होने लग जाएगा बेटा, बस और कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ये बात, ठीक है ना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मैथमेटिकल रिलेशन दे देता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में। यहाँ से हमारे को फॉर्मूला मिल जाता है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो भी मास के अकॉर्डिंग जाना जा सकता है, ठीक है ना। बाकी बेटा ऐसा यूनिट की अगर हम बात कर लें न्यूटन की, एक न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, तो जो ध्यान रखना फोर्स जो होता है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू में
एक्सेलरेशन और मास बेटा हमेशा किलोग्राम में निकलता है, और एक्सेलरेशन आपको पता है छोटी क्लास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था आपने, या तो ऐसे लिखते थे मीटर सेकंड और पावर में -2 लिखते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो मेरे भाई 1 न्यूटन का ऐसा यूनिट ये होता है, या तो आप 1 न्यूटन लिख दो या फिर किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो रिटार्डेशन ये बात हम ऑलरेडी जान चुके अगर आपको याद हो। जब भी फोर्स लगता है और उससे एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ाता है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन स्पीड कम करे तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन कहते हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो कार के अंदर तो एक्सेलरेशन अपोजिट है, इसका मतलब माइनस साइन दिखाई देगा, ध्यान रखना है इस बात का। क्यों? एक्सेलरेशन भाई सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय क्या टी होता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। शुरुआत में स्पीड अगर कार ऑलरेडी मूव कर रही है तो मान लो शुरुआत में उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ब्रेक लगा दोगे तो आखिरी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा ये बताओ जब एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, फाइनल स्पीड इज 0 -20 है ना, और मान लो टाइम 2 सेकंड था, तो आंसर आएगा आपका -10, यानी कि इसमें आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा, रिटार्डेशन लगा बेटा, बस इतनी सी बात थी, कोई दिक्कत तो नहीं।